तो अपन आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर। पर उससे पहले एक जो डाउट है वो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। जो डाउट था इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 6.9 पर दे रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सेटअप कॉस्ट को एक्सप्लेन करा था एक एग्जांपल के थ्रू। उसमें कुछ डाउट थे स्टूडेंट्स के, तो मैं पहले उस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि रोम अपन ने मशीन में डाले 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, मशीन को एक बार अपन ने चलाया और उसमें अपने पास फिनिश गुड्स आ गया 10 यूनिट्स। इसको आप यूँ समझ सकते हो जैसे कि अपन गेहूँ पिसाने जाते हैं, ठीक है, तो आटा बनता है। तो अब क्या करते हैं, अपन 10 किलो डालते हैं, एक बार मशीन चलाते हैं तो उसमें अपने पास कितना आ जाता है, 10 किलो फिनिश गुड्स आ जाता है। सेम उसी तरीके से आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि अगर 500 यूनिट्स फिनिश गुड्स अपन को चाहिए तो अपन को मशीन को कितनी बार चलाना पड़ेगा। तो एक टाइम अगर मशीन चलाते हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा था, तो अपने पास आता है 10 यूनिट्स। एक बार मशीन चलाने से अपने पास 10 यूनिट्स बन जाती है। तो 500 यूनिट्स अपन को चाहिए, तो इसको अपन ने डिवाइड कर दिया था 10, तो अपने पास आ गया था 50 टाइम्स अपन को मशीन चलानी पड़ेगी, तब अपने पास बनेगा 500 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया था कि सेटअप कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, अदरवाइज इस उसमें पॉइंट दे रखा था सेटअप कॉस्ट। तो क्या होता है सेटअप कॉस्ट, मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करा था थ्रू एग्जांपल। ठीक है, अदरवाइज ये डेटा कोई क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आपको सेटअप कॉस्ट समझाने के लिए बताया था। तो अब अपन शुरू कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8, एन इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एकदम बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए। तो अब अपन शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बहुत ही इजी चैप्टर है, एग्ज़ाम में MCQ 100% आता ही है। पर कौन से टॉपिक से MCQ आने के ज़्यादा चांस है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर अपन को इस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि ये पूरा चैप्टर थ्योरी चैप्टर है, तो अपन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना रहेगा। कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें अपने पास है नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 3 टॉपिक अपन को ध्यान से पढ़ने हैं। एक है मैकेंजी 7S, एक है ऑल्टमैन Z स्कोर, और थर्ड टॉपिक अपने पास है अर्जेंटी स्कोर। तो इन 3 टॉपिक को अपन को ध्यान से पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं ये चैप्टर को। ठीक है, ये 3 टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपन को इनको तो ध्यान से पढ़ना ही है। ठीक है, अदरवाइज अपन को पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, जो काम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसको मैंने आपको पहले बता दिया। तब अपन शुरू कर रहे हैं ये चैप्टर। अपन आ जाते हैं पेज नंबर 8.3 पर। उसमें सबसे पहले आपको दे रखा है व्हाट इज ट्रेजेडी। तो सबसे पहले इसमें आता है कि आखिर ट्रेजेडी का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब है अ पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़ दैट सीक टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अब पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़ दैट सीक टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अपन कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि अपन कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकें, एंड इट इज़ ऑल अबाउट अचीविंग अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसका आपको बुक के अंदर एग्जांपल दे रखा है। जैसे कि बिस्किट कंपनी क्या करती है, बिस्किट कंपनी हमेशा अपना प्राइस नहीं बढ़ाती है। जैसे कि आपने पार्ले जी खरीदा होगा तो आज भी 2 रुपये का पैकेट मिलता है, और आज से आपने 10 साल पहले ख़रीदा होगा तो भी बाजार में 2 रुपये का पैकेट मिलता था। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन तो बढ़ा इन 10 साल के अंदर, पर क्या हुआ, कंपनी ने प्राइस नहीं बढ़ाए। ये कंपनी की थी स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है, कंपनी ने क्वांटिटी नंबर ऑफ बिस्किट्स कम कर दिए पैकेट के अंदर। ठीक है, तो हर एक कंपनी के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। अब अगर वो प्राइस बढ़ाते 2 से 3 करते तो हो सकता है उनकी डिमांड कम हो जाती, पर उन्होंने क्या करा, प्राइस सेम रखा, उसमें क्वांटिटी कम कर दी। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेटेजी। आप ये बुक में जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है आप खुद भी इतना अंडरलाइन कर सकते हैं, सिर्फ अपन को इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अपन ने देख रखा है कि अगर रिलायंस का एग्जांपल दिया था, सबसे पहले क्या होता है, डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आज आपको एक स्टोर से 1000 स्टोर ओपन करने अपनी कंपनी के, तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करो, यानी कि लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन करो, यानी कि जो डिसीजन टेकिंग पावर है उसको डिवाइड करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1000 स्टोर के लिए सिर्फ एक जने से ही सारे 1000 स्टोर आप ओपन करने जा रहे हो। तो आप क्या करो, हर एक स्टोर का अपना अपना मैनेजर रखो,
वो उसके लिए लायबल रहेगा। उस स्टोर के अंदर जो भी परचेज सेल्स हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, डिसेंट्रलाइजेशन करो। उसके बाद क्या करो, इस्टेब्लिश करो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। कौन सा जना किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा स्टोर के अंदर आप डिवाइड कर दो। परचेज मैनेजर रख दो, ठीक है, सेल्स मैनेजर, वो सब उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब आप कर दो, अगर 1000 स्टोर है तो आप उनमें अपने आप में कंपटीशन इंक्रीज़ कर दो, यानी कि जो स्टोर सबसे ज़्यादा सेल्स करेगा, तो आप ये दे सकते हो कि आप उसके मैनेजर को सैलरी प्लस बोनस दे सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट सेट कर सकते हो आप, ताकि होगा क्या, हर एक मैनेजर अपना बेस्ट ट्राई करेगा कि स्टोर की सेल्स ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करोगे, सिर्फ आप सेंट्रलाइजेशन ही रखोगे, तो क्या होगा, आप 1000 स्टोर कभी भी ओपन नहीं कर सकते। सिर्फ आप जो बिजनेस ओनर है वो सिर्फ एक ही स्टोर ओपन कर सकता है और बहुत ही लिमिटेड इनकम कमा सकता है, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि आप कैसे अपना स्टोर, कैसे अपना ये सब बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए डिटरमाइन करना पड़ता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फिर 4th पॉइंट में क्या दे रखा है, रिव्यू द परफॉर्मेंस पेरियोडिकली एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। अगर कोई स्टोर बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रहा है तो आपको बंद करना है, नहीं करना है, ये सब आपको कैलकुलेशन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है रोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन बिजनेस इंटीग्रेशन यूजिंग मॉडल सच एज वैल्यू चेन एंड मैकेंजी 7S। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है। वैल्यू इज एडेड बाय एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस दैट बिजनेस परफॉर्म्स। और एक लाइन दे रखी है, वी नीड द नीड टू इंटीग्रेट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस इज इनएविटेबल टू क्रिएट वैल्यू। यानी कि वैल्यू चेन एनालिसिस में होता क्या है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है उन सबको मिलाकर अपन बोलते हैं वैल्यू चेन, ठीक है। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को अगर आप सिर्फ सिंपल देखोगे, जैसे कि आप इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को देखोगे, तो ये अपने आप में कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा, पर ये सारी एक्टिविटीज़ साथ में मिल जाएगी तो ये वैल्यू चेन कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें 4 एस्पेक्ट्स आते हैं जो आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरलाइन कर सकते हो। 4 एस्पेक्ट्स नीड टू बी लिंक्ड एज पार्ट ऑफ बिजनेस इंटीग्रेशन एफर्ट, पीपल, ऑपरेशंस, स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज़, ठीक है। तो बिजनेस इंटीग्रेशन क्या होता है, इन सारी एक्टिविटीज़ का आप बोल सकते हो कि एक तरीके से बिजनेस इंटीग्रेशन ब्रिंग्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इनटू अलाइनमेंट सो दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। तो यानी कि आप इन सारे एक्टिविटीज़ को एक साथ कोऑर्डिनेट करोगे तो आपका जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव था वो फुलफ़िल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने आपको बताया सिर्फ आपको उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ वैल्यू चेन टू गेन एंड सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। आखिर वैल्यू चेन में होता क्या है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं अपने पास कौन सी वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। जैसे कि अगर कोई वैल्यू एडेड एक्टिविटी है तो अपन क्या करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, और साथ ही साथ अपने इस पूरे वैल्यू चेन साइकिल में अगर अपने कोई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है तो अब क्या करेंगे, अपन उसको रिमूव कर देंगे। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी का मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि डेयरी मिल्क के केस में हुआ था। जब भी आप पहले डेयरी मिल्क खरीदते थे तो आप पर्पल कवर को ओपन करते थे, उसके बाद आपको एक वाइट लेयर देखने को मिलता था, वाइट कवर, उसके बाद आप देखते थे येलो कवर आता था। तो उस कंपनी ने क्या करा, उन कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, चॉकलेट बेचना, ना कि वो कवर बेचना। तो उन्होंने क्या करा, जो वाइट कवर है और येलो कवर है, डेयरी मिल्क जब आपने ओपन करते हो तब आपको देखने को मिलता था, पहले वाइट कवर आता था और एक येलो कवर आता था। कंपनी ने क्या करा, वो कवर को हटा दिया। उनके वो उसकी कॉस्ट आती थी, उस कवर की आती थी, रैपर की कॉस्ट आती थी 1 रुपये, ठीक है। पर पैकेट पे 1 रुपये उनका इसमें चला जाता था। अब कंपनी पूरे साल में कितनी सेल्स करती थी, 1 करोड़ यूनिट सेल्स करती थी, ठीक है। तो अब उनका क्या हुआ, 1 करोड़ इंटू ₹1, तो उनके कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए बच गए। सिर्फ उन्होंने क्या करा, इतना से नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को रिमूव कर दिया। तो आप देख सकते हो अपने जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके लिए कौन सी वैल्यू एडेड है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड है, तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ा ही नहीं सकते। क्योंकि आप प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को कम से कम रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ही है
प्रैक्टिकल केस स्टडी है, हो सकता है आपको पता है या नहीं पता हो, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ, तो अपन को क्या करना है, रिमूव कर देना है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, तो उससे क्या होगा, अपना एक्सपेंस कम होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, हो सकता है इसमें से भी एमसीक्यू बन जाए। अगर कोई एक्टिविटी नेसेसरी और उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते तो कुछ मत करो। सेकंड पॉइंट में दे रखा है, अगर कोई एक्टिविटी नेसेसरी है उसको आप चेंज कर सकते हो ताकि इम्प्रूवमेंट होगा, तो आप उस एक्टिविटी को चेंज कर दो, प्रोसेस को चेंज कर दो। और अगर कोई नॉन एसेंशियल नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है जिसको आप ख़त्म कर सकते हो तो आप उसको क्या करो, ख़त्म कर दो। फोर्थ पॉइंट में दे रखा है, अगर कोई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उसको आप ख़त्म कर सकते हो, डैट कैन बी एलिमिनेटेड क्विकली, तो उसको आप तुरंत ख़त्म कर दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट में दे रखा था, अगर कोई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी जो ख़त्म तो हो सकती है पर अभी नहीं हो सकती, बाय चेंजिंग द प्रोसेस, तो इवेंचुअली एलिमिनेट द अननेसेसरी एक्टिविटी, ठीक है। जब ख़त्म कर सकते हो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को तब ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है डिसीजन ऑन आउटसोर्सिंग। अगर आपको आउटसोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस बारे में दे रखा है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है लिवाइस के अगर आपने टी शर्ट्स जीन्स खरीदे होंगे तो आपको पता होगा लिवाइस कंपनी क्या करती है, जो भी जीन्स होता है उनका मेन काम क्या है, ये सामान बेचना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये अपना मेन काम को ही उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है, वो कंपनी खुद नहीं बनाती जीन्स टी शर्ट्स। कंपनी क्या करती है, कंपनी सिर्फ मार्केटिंग पर फोकस कर दी है। जहाँ ये प्रैक्टिकल केस स्टडी और एकदम तुरंत है, ये कंपनी क्या करती है, हमेशा मार्केटिंग पर फोकस कर दी है, सेल्स मार्केटिंग, उनका सारा खर्चा इसमें ही जाता है, सेल्स मार्केटिंग। बाकी वो जो भी उनके कपड़े होते हैं वो एकदम वो आउटसोर्स करते हैं सारा वर्क। तो आपको पता होना चाहिए कि आप, अगर आपको पता होगा कि आपको आउटसोर्स करना है या नहीं करना है तो आपको अपने मेन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अब ये भले ही कंपनी ये सामान बेचती है पर इनका मेन काम सिर्फ एडवर्टाइजिंग करना होता है, ठीक है। वैल्यू चेन कैन मेक कंपैरिजन ईजी, यानी कि अब अगर आपको पता नहीं है कि आपको कैसे इंप्रूव करना चाहिए, आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो आप अपने कॉम्पिटिटर का देख सकते हो। जैसे कि आप डेयरी मिल्क ने ये करा, तो कोई कॉम्पिटिटर कंपनी है वो सेम इस प्रोसेस को फॉलो कर सकती है ताकि उनकी कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है। तो आप कॉपी भी कर सकते हो अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपके पास नहीं है तो। उसके बाद ये आप देख सकते हो लिंकेज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, वैल्यू चेन एनालिसिस होता है, फिर आप क्या करते हो, बिजनेस इंटीग्रेशन, यानी कि सारे पीपल, ऑपरेशन, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी, इन सबको आप इंटीग्रेट करते हो। फिर आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये आप सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आता है स्ट्रेटजीज, ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेशन, जॉब डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड पीपल, ठीक है। तो सिर्फ आपको एमसीक्यू पर्पज से ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद पेज नंबर 8.15 पर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले ही आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर फॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर एक काम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है ये पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से पर्सन का क्या काम है, कौन सा पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा, कोई गलती मिलती है, काम सही से करता है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स ताकि आपके तभी फुलफिल हो पाएंगे जब आपकी कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ आप अपनी अथॉरिटी को एलोकेट करते हो, पीपल को एलोकेट करते हो कि कौन सा पीपल क्या काम करेगा। सब हर एक पीपल को अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप देते हो, ठीक है, ताकि उससे कोऑर्डिनेशन बनता है, ताकि कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो। वरना अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या होगा, सेम आप डुप्लीकेशन, एक काम को दो जने कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है। इनेबल्स द फ्लो ऑफ वर्क, इन्फॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज। हर एक को पता होना चाहिए कि उसका मेन काम क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं इसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इस टॉपिक में बता रखे क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। सबसे पहले बता रखा है फंक्शनल डेफिनेशन। इसका क्या मतलब है, डिफरेंट ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप्स। ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। सुपरविजन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैनेजर्स। यानी कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ के लिए सफिशिएंट है। जैसे कि टीचर स्टूडेंट रेशियो होता है, एक टीचर 50 स्टूडेंट के लिए काफ़ी होता है, तो ऐसे ही सुपरविज़न होता है।
थर्ड इसका प्रिंसिपल है स्पेशलाइजेशन। आज की तारीख में क्या होता है, आपको छोटा से भी काम करवाना है मार्केटिंग, तो आप क्या करोगे, जो उस पर्सन से करवाओगे जो एकदम परफेक्ट होगा, जिसकी एकदम एक्सपर्टीज़ होगी। ऐसे ही आपको कोई आईटी का काम करवाना है तो आप उस स्टूडेंट को हायर करोगे जिसके पास आईटी की प्रोफाइल होगी, ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस होगा। फोर्थ पॉइंट है स्केलर चेन। स्केलर चेन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम कौन कर रहा है, ताकि कोई डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं आए। फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, क्लियर कम्युनिकेशन रहना चाहिए, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट ने कह दिया तो वो वैसे ही होना चाहिए, और आपका एक रिपोर्टिंग मैनेजर होना चाहिए, आप किसको रिपोर्ट करोगे। तो ये सारे प्रिंसिपल्स होंगे तब आप बोल सकते हो कि आपके कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही से है। अब टाइप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, या आप ध्यान रख सकते हो। एक होता है एंटरप्रेन्योरियल, लाइन होता है फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट, नेटवर्क, वर्चुअल, ये सारे अपन पढ़ने वाले हैं। एंटरप्रेन्योरियल का क्या मतलब होता है, शुरू में कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक ही पर्सन बहुत सारे काम करता है, हु एक्ट्स इन ए डुअल कैपेसिटी। शुरू में तो आप हर एक को, शुरू में जब आपका बिजनेस स्टार्टिंग फेज में होता है तब सारे काम आप ही संभालते हो, परचेस, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब आप ही संभालते हो, तो बस ऐसे को यही बोलते हैं। उसके बाद अपने पास आता है लाइन। लाइन में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिलिट्री और स्केलर टाइप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैनेजिंग डायरेक्टर को जिम्मेदारी दी, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी देता है, ठीक है। प्रोडक्शन क्या कर रहा है, वर्क मैनेजर फॉरमैन सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र वर्कमैन से काम कर रहा है, तो इसको बोल सकते हो एक लाइन ऑफ अथॉरिटी के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनल में आप बोल सकते हो पोजीशंस आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइज्ड एरिया, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो डायग्राम, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक सीईओ का अपॉइंट करा, सीईओ क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर भी क्या हुआ, एक जना जो फील्ड सेल्स फोर्स, यानी कि कोई जना डे टू डे मार्केटिंग कर रहा है तो उसका एक अलग बना दिया। ई कॉमर्स, अगर आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकता है तो आपने उसकी अलग कैटेगरी बना दी, कस्टमर सर्विस के लिए अलग बना दी, ठीक है। तो ये आपने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस आपने अलग अलग डिवाइड कर दिए टास्क। इसको आप नोट्स से भी देख सकते हो, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको नोट्स में भी मिल जाएगी। अब इसको लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है, लिखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसका नाम है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन्स। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आप ये देख सकते हो, जैसे कि जनरल मैनेजर है, ठीक है। डिवीज़न यानी कि जैसे आप देख सकते हो आपकी कंपनी बहुत सारे काम करती है, जैसे कि आईटीसी करती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, रियल एग्जांपल है। आईटीसी कंपनी क्या करती है, तंबाकू भी बनाती है, स्टूडेंट के लिए नोटबुक, क्लासमेट भी बनाती है। तो उन्होंने क्या करा, एक हेड बना दिया, डिवीज़न हेड। कोई तंबाकू इंडस्ट्री संभालेगा, कोई फुटवेयर इंडस्ट्री, कोई होटल इंडस्ट्री। फिर उसके अंदर आप डिवाइड कर दो, ये प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन्स आपने अपने टास्क को डिवाइड कर दिया। उसके बाद आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में आप देख सकते हो कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे कि कोई फाइनेंस डिवीज़न हेड और मार्केटिंग डिवीज़न है, ठीक है। अब इसका भी कोई स्टाफ है और इसमें भी स्टाफ, दोनों में एक ही पर्सन दोनों डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। हो सकता है ना एक ही पर्सन फाइनेंस डिवीज़न का भी काम संभाल रहा है और एक ही पर्सन मार्केटिंग डिवीज़न हेड का भी काम संभाल रहा है, ठीक है। तो उसमें कोऑर्डिनेशन रहेगा, उसको पता रहेगा कि हाँ भैया इस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, तो इसको ये एडवाइस दे पाएगा कि हाँ इतना अपने पास फाइनेंस, इतना अपने पास बजट मिला हुआ है मार्केटिंग के लिए। तो ये कई बार मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये आप डायग्राम देख सकते हो। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हो, आप काम को डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट। ये आईटी कंपनी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी को प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी मिलता है तो फिर उसके अंदर टीम बनती है कि प्रोजेक्ट ए का ये स्टाफ, ये लोग काम संभालेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क या फिर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, क्रिएट ऑफ बेस्ट ऑफ एवरीथिंग।
इसके अंदर क्या होता है, आप फोकस करो अपने मेन वर्क पर। जैसे कि हमारा काम है टीचिंग करना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई मतलब सिर्फ लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। अब लेक्चर को अपलोड करने की, अब क्या हुआ, हमने एक कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है। वो कंपनी क्या करती है, हमारे लिए मार्केटिंग भी कर देती है, सेल्स भी वही देखती है, ठीक है, जो अकाउंटिंग है, टेक्नोलॉजी है, वो सब वही करती है। वीडियो को एडिट करना, वो सब काम हमने आउटसोर्स कर दिया हम, ताकि हम क्या करते हैं, अपने से मेन वर्क पर फोकस कर सकते हैं, जो कि टीचिंग। उसके अलावा जो भी अकाउंटिंग है, टैक्स भरना, जीएसटी की रिटर्न भरना, ये सब काम के लिए हमने आउटसोर्स कर दिया बाकी सारे काम को, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बोल सकते हो बहुत ही इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मैकेंजी 7S, पेज नंबर 8.13 पर दे रखा है, ठीक है। तो इसको अपन नोट्स से भी साथ ही साथ देखते चलेंगे और साथ ही साथ बुक से भी रीड करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेंजी 7S के अंदर होता है क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैकेंजी 7S क्या है। मैकेंजी 7S मैकेंजी एक कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है। वो क्या करती है, बिजनेस को कंसल्ट करती है, ताकि बिजनेस, अगर कोई भी बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस पे लॉस होए जा रहा है, तो मैकेंजी एक कंसल्टिंग फर्म है। वो क्या बोलती है, बिजनेस रिक्वायर कोऑर्डिनेशन ऑफ 7 थिंग्स, यानी कि अगर आपका बिजनेस सही से नहीं चल रहा तो आपके इन 7 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में दिक्कत है। एक से ज़्यादा में भी हो सकती है, पर एक में तो होगी गारंटी है। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, इसका मतलब इन 7 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में गड़बड़ है, ठीक है। तो इस सबसे पहले एक पॉइंट है, देयर इज़ नो हियरार्की, यानी कि ये सारे फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है, हर एक का इक्वल इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रखता है, इसका ज़्यादा वेटेज है, सबका इक्वल वेटेज है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस सही से चल रहा है तो इसका मतलब आपके हर 7 पॉइंट आपके बराबर है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं 7S, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स एंड शेयर्ड वैल्यूज़, ठीक है। अब स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, इनको बोलते हैं अपन हार्ड एरियाज। नाम में हार्ड है, पर इसको अपन बोलते हैं ईजी एरियाज अपन बोलते हैं, ठीक है। नाम में हार्ड एरिया से, पर इधर आप लाइन पढ़ोगे, हार्ड एलिमेंट्स आर इजीली क्वांटिफाइड एंड डिफाइंड एंड डील विद फैक्ट्स एंड रूल्स। अगर आप फैक्ट और रूल्स सही से इम्प्लीमेंट करोगे तो इसको आप बहुत इजीली क्वांटिफाइड कर सकते हो, ठीक है। नाम में हार्ड लिख रखा है, पर आगे एक्सप्लेनेशन में बोल रखा है इजीली क्वांटिफाइड। ऐसे ही सॉफ्ट में दे रखा है, नाम में सॉफ्ट है, पर इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, क्योंकि ये एरियाज़ क्या है, कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और मोर डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब। इट इज़ देयरफॉर रिलेटिवली डिफ़िकल्ट फॉर मैनेजमेंट टू मेक चेंज, यानी कि अगर आप सॉफ्ट एरियाज़ में कोई चेंज करने जाओगे तो आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट है। तो आपको ध्यान रखना है सॉफ्ट एरियाज़ में क्या क्या आते हैं, हार्ड एरियाज़ में 3S और 4S में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। MCQ में आ सकता है। अब अपन पढ़ेंगे एक एक पॉइंट। स्ट्रेटजी क्या होता है, इट इज़ अ प्लान और मेथड पुट इन प्लेस स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल्स। एक ऐसा प्लान जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स फुलफिल कर सकते हो। जैसे कि पार्ले जी की स्ट्रेटजी, वो अपना प्राइस कभी नहीं बढ़ाते। आज से 10 साल पहले भी 2 रुपये की बिस्किट मिलती थी, आज भी 2 रुपये की बिस्किट मिलती है। उसमें क्या हुआ, क्वांटिटी उन्होंने कम कर दी। डीमार्ट क्या करता है, हमेशा डिस्काउंट देता है, उनका फिक्स है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनको हमेशा डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रेटजी। जितना इसको सिर्फ एक बार रीड करोगे तो चलेगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की यहाँ बात हो रही है। अभी अपन पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ताकि आपका कोई डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं हो। इसमें आप क्या करते हो, टास्क को डिवाइड कर देते हो, ग्रुप कर देते हो, कोऑर्डिनेट कर देते हो, ताकि आपको पता होता है कि कौन सा पर्सन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी अपन ने इसके अंदर का यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़ते हुए। उसके बाद अपने पास आता है सिस्टम्स। सिस्टम क्या आता है, प्रोसेसेस आर फॉलोड करेक्टली और नॉट, ठीक है। क्या आपका जो एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अब क्या परचेस डिपार्टमेंट सही प्राइस पर वो परचेस कर रहा है रॉ मटेरियल या नहीं, हो सकता है वो अपना कोई फ़ायदा तो नहीं देख रहा कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, वो जिस भी सप्लायर से परचेस कर रहा है आपका परचेस डिपार्टमेंट, तो आपको देखना है, चेक करना है वो राइट कॉस्ट पर है,
क्वालिटी सही है या नहीं है, रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि आपका सिस्टम यानी कि प्रोसेस सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टाइल, उसके बाद अपने पास आता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, दो तरह की स्टाइल होती है, एक होती है ऑटोक्रेटिक और एक होता है पार्टिसिपेटिव। आपने देखा होगा आपका लीडर कई बार एकदम स्ट्रिक्ट होता है, जैसा बोल दिया हिटलर स्टाइल, नाम सुना होगा आपने हिटलर का, जैसा उसने बोल दिया वैसे ही आपको फॉलो करना। आप बिल्कुल मुंह भी नहीं हिला सकते कि ये नहीं ऐसा नहीं होगा, आप मुंह भी नहीं हिला नहीं सकते, जैसा टॉप लीडर ने बोल दिया वैसा करना है। पार्टिसिपेटिव स्टाइल क्या होता है, उसमें आपसे सजेशंस मांगे जाते हैं जो रूल बन के आए, क्या आपको लगता है कि आज ये बिल्कुल सही है, नहीं है, कोई चेंजेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी कि सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो स्टाइल आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा अडॉप्ट कर रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑटोक्रेटिक सही लगता है, किसी को पार्टिसिपेटिव सही लगता है, क्योंकि पार्टिसिपेटिव का लिमिटेशन क्या है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है इम्प्लीमेंट होने में, क्योंकि सबके सजेशंस मांगे जाते हैं। ऑटोक्रेटिक एम्प्लॉयज़ को अच्छे नहीं लगते, तो दोनों में लिमिटेशन है। आपको देखना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद आता है स्टाफ। स्टाफ क्या होता है, एम्प्लॉयज़ आपके वेल ट्रेंड है या नहीं। आप किसी को मार्केटिंग का काम दे रहे हो तो क्या वो मार्केटिंग में उसको एक्सपर्टीज नॉलेज है या नहीं है, एमबी होना ज़रूरी है। स्टाफ, जो काम आप करवा रहे हो वो एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। दिस इंक्लूड इंटेलेक्ट कैपिटल, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है स्किल्स। स्किल्स क्या होना चाहिए, यानी क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, खैर हर एक फैक्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है। स्किल्स का मतलब होता है आप डायनामिक टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि आज एनवायरनमेंट तेज़ी से बदल रहा है, हर साल कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन उसको अडॉप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि आप देख सकते हो नोकिया ने नहीं करा था, तो वो क्या हुआ, आज मार्केट से आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्किल्स को फॉलो नहीं करा। अगर आप इसको फॉलो करते रहोगे तो आप थोड़े टाइम में कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर साल अब कोई सी भी टेक्नोलॉजी है, आप इजीली उसको अडॉप्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है शेयर्ड वैल्यूज़। स्किल्स में ही आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला भी काम, ठीक है। शेयर्ड वैल्यूज़ क्या होते हैं, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। जैसे कि आपके सीए में बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट है, आप ऑडिट में पढ़ोगे कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम कर सकते हो, आप अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो शेयर्ड वैल्यूज़ क्या होते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, और इसी का एक और नाम है सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। ये एमसीक्यू में आ सकता है। शेयर्ड वैल्यूज़ का एक और नाम क्या है, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, यानी कि इंक्लूजन कम्युनिटी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है, इंक्लूजन। अमेरिका में बहुत ज़्यादा होता है वाइट ब्लैक, तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, इक्वल पीपल को इंपॉर्टेंस देता है या नहीं देता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कम्युनिटी बेसिस पर किसी की सैलरी डिसाइड करते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब आता है शेयर्ड वैल्यूज़ में, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है इफेक्टिव यूज ऑफ 7S फॉर बिजनेस इंटीग्रेशन। स्टार्ट विथ योर शेयर्ड वैल्यूज, देन लुक एट हार्ड एलिमेंट्स, देन लुक एट सॉफ्ट एलिमेंट्स। ये आप 3 स्टेप याद कर सकते हो, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो बिजनेस इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि इन सबको आपको अडॉप्ट तो करना पड़ेगा ना। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका शेयर्ड वैल्यूज़ क्या है, यानी कि आप अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो या नहीं, ठीक है। यानी कि आपका ऐसा तो नहीं है कि आप सबसे पहले कि आप डिफ्रेंशिएट करोगे ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रेटजी बनाओगे, उसके बाद आप उस हिसाब से पीपल को एम्प्लॉयड करोगे, उस हिसाब से ट्रेनिंग दोगे, तो ये इस तरीके से साइकिल फॉलो होती है। उसके बाद आप रिव्यू द चेंजेस, जो आप चेंज होते हैं उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो। उसके बाद एक एमसीक्यू में आ सकता है स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है, व्हाट विल द कंपनी डू। सिस्टम का मतलब होता है व्हाट प्रोसीजर्स नीड टू बी इन प्लेस। शेयर्ड वैल्यू का मतलब होता है व्हाट कल्चर विल बी मोस्ट सूटेबल। तो कौन सा किस चीज़ से डील करता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। एक बार एमसीक्यू में आया था स्ट्रेटजी का क्या होता है, व्हाट विल द कंपनी डू, कंपनी करेगी क्या। तो आपसे ऑप्शन में पूछा था ये स्ट्रेटजी है, ये सिस्टम है, शेयर्ड वैल्यू है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यू पर्पज़ से ध्यान रखना है हर एक का। स्टाइल का तो आप आसानी से पहचान लेते हो, स्टाफ का भी आप आसानी से, स्केल में आप गैस कर सकते हो, स्ट्रक्चर भी गैस कर सकते हो। इनमें दिक्कत होती है सिस्टम में, व्हाट प्रोसीजर्स नीड टू बी इन प्लेस। तो ये सिर्फ एमसीक्यू पर्पज़ से आपको लाइन ध्यान रखनी है, ठीक है। आपके लिमिटेड प्रोसीजर्स होने चाहिए या मैनी प्रोसीजर्स होने चाहिए, ठीक है।
तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि सारे फैक्टर्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब इसको आप ये पॉइंट आप ये डायग्राम आप रीड कर सकते हो। सबसे पहले क्या होता है मैकेंजी 7S, यानी कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं 7S एलिमेंट्स। उसके बाद आप क्या करते हो, कहीं गैप होता है तो आप उसको चेंज करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फिर आप देखते हो रिजल्ट कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई या नहीं हुई। तो इस तरीके से ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मैकेंजी 7S रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे इसके आगे की थ्योरी और अपन कंप्लीट करेंगे ये पूरा चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें ये अपना चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो ही जाएगा।